जब बात भारत के गौरवशाली अतीत की आती है तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो सोने, मसालों और समृद्धि से जगमगा उठती है। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब दुनिया का हर तीसरा सिक्का भारत के जेब में होता था। मौर्य साम्राज्य की विशाल सड़कों से लेकर गुप्त काल की बौद्धिक चमक और चोलों के सामुद्रिक जहाज से लेकर पाल वंश के व्यापारिक वैभव तक भारत ने सदियों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया। एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है एंगस मैडिसन। इन्होंने कहा कि पहली सदी में भारत दुनिया के 33% दौलत का मालिक था। यह कहानी है उस भारत की जिसने अपनी खेती, व्यापार, कला और शिक्षा से दुनिया को हैरान कर दिया। आइए आज हम इस कहानी में इसी दौर को समझेंगे जब भारत न सिर्फ आर्थिक महाशक्ति था बल्कि सांस्कृतिक और ज्ञान का भी एक वैश्विक केंद्र था। बात शुरू होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य ने मिलकर भारत को एकजुट किया। वो दौर था मौर्य साम्राज्य का। एक इतिहासकार हैं रोमिला थापर। इन्होंने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है अर्ली इंडिया। इन्होंने इसमें लिखा कि मौर्य साम्राज्य के समय भारत दुनिया का 33% दौलत को अपने जेब में रखता था। ये रोमिला थापर लिखती हैं, जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास पर बहुत अच्छा तरीके से अपना कंटेंट देती है। मौर्य साम्राज्य में गंगा के मैदान में हरे भरे खेत थे, जहां धान, गेहूं और दूसरी फसल इतनी होती थी कि न कोई यहाँ पर भूखा रहता था और न ही यहाँ का व्यापार रुकता था। इसी बात को लेकर डीडी कौशाम्बी ने अपने किताब एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन भारत की आर्थिक ताकत का आधार था। उन्होंने गंगा के मैदान का पूरी तरह से वर्णन किया है। इतना अनाज था कि भारत उसे विदेशों में भी भेजता था, मतलब विदेशी व्यापार भी समृद्ध था। जैसे आज भी हम चावल और गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। वे फसलें भारत को दुनिया का अनाज का भंडार बनाती थी और आज भी बनाती है। पाटलिपुत्रा की थोड़ा बात कर लेते हैं, जो इस मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। उस समय एक बड़े व्यापार का केंद्र भी था। एक इतिहासकार हैं उपिंदर सिंह। इन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया में लिखा है इन्होंने कि पाटलिपुत्र में व्यापारिक मसाले, रेशम, कपड़े और कीमती सामान लोग दूर दूर से बेचने आते थे। ये सामान सिल्क रूट के रास्ते से रोम, चीन और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक जाता था। ऊंटों और बैलगाड़ियों पर लदा हुआ माल भारत को दुनिया का व्यापारिक मालिक बनाता था। इस व्यापार ने भारत के खजाने को सोने और चांदी से भर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता हुआ सम्राट अशोक, इसने व्यापार को और आसान करने के लिए सड़कें और सराय बनवाए। रोमिला थापर अपनी किताब अशोका एंड द डिक्लाइंस ऑफ द मौर्यंस में बताती हैं कि अशोका की सड़कें आज के हाईवे की तरह थी, जो पूरे साम्राज्य को जोड़ती थी। इन रास्तों पर व्यापारी आसानी से माल बेच सकते थे, दूर दूर तक ले जाकर। सराय में रुककर व्यापारी आराम करते थे और जो व्यापारी के साथ जानवर भी आते थे जिस पर सामान लदा होता था, उनके लिए भी रहने और खाने की व्यवस्था थी। इन सड़कों ने अशोका के समय के व्यापार को और मजबूत और तेज किया और भारत के दौलत में चार चांद लगा दिया। मौर्य साम्राज्य की सबसे खास बात यह थी कि चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र, जिस पर विद्वान आर समाशास्त्री ने लिखा, अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने बताया कि यह किताब एक आर्थिक और प्रशासनिक खजाना थी भारत के लिए। इसमें चाणक्य ने बताया कि किस तरह से टैक्स लगाना चाहिए, व्यापार को कैसे बढ़ाना चाहिए और देश के खजाना को कैसे भरा जाना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं
कि देश के जो खजाना है या वित्त को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए बात थी। इसी किताब में एक जादुई प्लान भी दिया हुआ है जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, जिसे हम जादुई प्लान कहते हैं। इसे ही जादुई प्लान के कारण मौर्य साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बन पाया। मौर्य साम्राज्य का वो सुनहला दौर हमें आज भी बहुत कुछ सिखाता है। एक इतिहासकार हैं जिसका नाम है इरफान हबीब, आपने जरूर नाम सुना होगा। इरफान हबीब ने अपने किताब द इंडियन इकोनॉमी प्री कॉलोनियल पीरियड में लिखा है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र आज के आर्थिक नीतियों का आधार है। जैसे आज हम व्यापार, खेती और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देते हैं, वैसे ही मौर्य साम्राज्य ने इन चीजों को मजबूत करके भारत को दुनिया का सिरमौरे बनाया। के बाद भारत में जो सबसे बड़ा साम्राज्य बना उसे कहते हैं गुप्त साम्राज्य। भारत के इतिहास के चौथी से छठी सदी तक इस समय का यानी कि गुप्त साम्राज्य का काल था। इसके बारे में इतिहासकारों ने कहा कि यह गोल्डन एज ऑफ इंडिया है, यानी कि यह सोने का एक दौर था। इस युग की पहचान कला, संस्कृति, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, हर क्षेत्र में एक अभूतपूर्व विकास के साथ देखा जा सकता है। विशेषकर जब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, जब उसका शासन भारत में आया। पहला श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच और इसके बाद जो है समुद्रगुप्त, और उसके बाद आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन आया। यही पूरी व्यवस्था जो रही गुप्तों की, इसने चमका कर रख दिया। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन दुनिया के लिए चमक से कम नहीं था। इसके बारे में इतिहासकार रोमिला थापर और A.L. वसम ने लिखा, ये विद्वान बताते हैं कि इस समय का भारत आर्थिक शक्ति था और इतनी बड़ी थी कि इंडिया जो है दुनिया का 30 से 32% दौलत अपने पास रखता था। इस बात के लिए हम आपको एक बुक सजेस्ट कर देते हैं, A.L. वसम का, बहुत अच्छा ये लिखते हैं, द वंडर दैट वाज इंडिया, ये बुक का नाम है। इसमें जरूर पढ़िएगा, इन्होंने इंडिया को दिखाया है किस तरह का था। गुप्तकालीन भारत जो था उसमें उज्जैन, मथुरा, पाटलिपुत्रा, ये सारे शहर कारीगर के लिए काफी मशहूर थे। कई प्रकार के कारीगर थे। यहाँ के कारीगर कपड़े, लोहे, हाथी दांत की वस्तुएं, गहने और मिट्टी की बर्तन इतना शानदार बनाते थे। इसकी इतनी अच्छी, इतनी खास बात होती थी कि भारत के कारीगरों द्वारा बनाया हुआ सामान केवल देश में ही यूज नहीं होता था, एक बड़ा मार्केट पूरा विश्व था। इनके सामान पूरे विश्व में बिकते थे। जैसे एक बड़ा मार्केट रोम था, यूनान, मध्य एशिया, यह सब एक बहुत बड़ा मार्केट थे जहां पर यहाँ का सामान जाता था। मतलब वैश्विक आप कह सकते हैं कि व्यापार में भी हमारी अच्छी खासी भूमिका हुआ करती थी। R.S. शर्मा एक किताब लिखते हैं, इंडियाज एंशिएंट पास्ट। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि गुप्त काल में शिल्प और हस्तकला का निर्यात इतना बड़ा था कि विदेशी व्यापारियों की नजर हमेशा भारत पर रहती थी। दक्षिण भारत के बंदरगाह जैसे कांचीपुरम और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से जहाज से मसाले, रत्न और मोती को लेकर रोम, मिस्र और दक्षिण पूर्व एशिया जाता था, जो विदेशी व्यापार को दिखाता है। भारतीय मसालों में जैसे काली मिर्च, शुरू में इसे यवन लोगों को इतना प्रिय था कि इसे यवन प्रिय कहा गया। दालचीनी और रत्न जिसमें नीलम, मोती, आपने सुना होगा नीलम टोपाज पोखराज का मोती, इन सब का विदेशों में भारी डिमांड होता था और हम लोग यहाँ से उस डिमांड की पूर्ति करते थे। रोमन साम्राज्य से भारत में सोने चांदी के सिक्कों की बाढ़ आ गई। मतलब काफी पैसे भारत में आए और भारत को एक नई आर्थिक मजबूती मिली। इतिहासकार रोमिला थापर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखती हैं कि रोमन इतिहासकार खुद इस बात की शिकायत करते थे कि उनकी दौलत भारत की ओर बह रही। गुप्त काल की सबसे बड़ी पहचान नालंदा विश्वविद्यालय थी और है भी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र कहा जाता था। यहाँ 10,000 से अधिक विद्यार्थी और करीब
2000 शिक्षक पढ़ाते थे। चीन से फा होन और ह्वेन सांग जैसे विद्वान यहां पढ़ने आए। फारस और तिब्बत से भी यहां छात्र आते थे। यहां गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन पढ़ाया जाता था। मतलब इसे आप अत्याधुनिक पढ़ाई कह सकते हैं। एल बासम लिखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय पर कि यह सिर्फ एक बौद्ध मठ नहीं था, यह एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां भारत की बौद्धिक संपदा पूरी दुनिया को आकर्षित करती थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1000 ईसा पूर्व तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था। प्रसिद्ध इतिहासकार एंगस मैडिसन अपने किताब द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियल पर्सपेक्टिव में लिखते हैं कि इस समय भारत दुनिया के कुल जीडीपी का 30% से ज्यादा का नेतृत्व किया करता था। भारतीय इतिहासकारों में प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक्स पर यानी कि ट्विटर पर लिखा, यानी कि कहा कि गुप्तों के पतन के बाद पाल और चोल साम्राज्यों ने भारत को वैश्विक सुपरस्टार बनाए रखा। पाल राजवंश का शासन मुख्यतः बंगाल और बिहार पर था। पाल वंश के शासकों में धर्मपाल और देवपाल जैसे राजाओं ने साम्राज्य को काफी समृद्ध और शक्तिशाली किया। इस बात पर इतिहासकार आर.एस. शर्मा इंडियाज एंशिएंट पास्ट में लिखते हैं कि पाल काल में कृषि उत्पादन और बौद्ध मठ की आर्थिक गतिविधि साम्राज्य की रीढ़ हुआ करती थी, यानी कि साम्राज्य को काफी मजबूती प्रदान करती थी। बंगाल की खाड़ी से जहाज के माध्यम से श्रीलंका, मलय, बर्मा और चीन तक हमारा व्यापार खूब फल फूल रहा था। बंगाल के कपड़े, विशेषकर महीन मलमल जो होता है वो, मसाले, हाथी दांत की वस्तुएं बेहद लोकप्रिय थी यहाँ पर और इसका डिमांड पूरे विश्व में था। रोमिला थापर ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखती हैं कि पाल काल में बंगाल दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। मतलब एक सेंटर था यह दक्षिणी पूर्व इकोनॉमी का। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि आज भागलपुर बिहार में है, इसकी स्थापना की थी। यह नालंदा के तरह ही एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। यहाँ 100 से ज्यादा प्रोफेसर और हजारों छात्र पढ़ते थे। चीन, तिब्बत, नेपाल से विद्वान यहां आते थे। एल बसम द वंडर दैट वाज इंडिया अपने पुस्तक में लिखते हैं, इनका पुस्तक का नाम है कि विक्रमशिला और नालंदा ने मिलकर भारत को शिक्षा और संस्कृति का वैश्विक केंद्र बना दिया। मतलब इससे बढ़िया कोई केंद्र नहीं था। भारत के इतिहास में अगर चोलों का जिक्र न करें, जो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक उन लोगों ने शासन किया, तो शायद अधूरा रह जाए। जब दक्षिण भारत न सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बल्कि आर्थिक और सैन्य ताकत से भी विश्व पर छा गया, वही समय था चोलों का। चोलों ने मंदिरों, खेत और समुद्री बेरों से भारत को समुद्र का राजा बना दिया। इतिहासकार आर.एस. शर्मा, जिसका हमने पुस्तक का जिक्र किया था, इंडियाज एंशिएंट पास्ट में मानते हैं कि चोल काल में कृषि उत्पादन इतना बढ़ा कि अधिशेष यानी कि सरप्लस इकोनॉमी तो हो ही गया। अनाज, व्यापार और दान भी भरपूर मात्रा में दिया जाता था। तो अनाज, दान और व्यापार दोनों के लिए खूब यूज किया। चोलों की असली ताकत इन सरप्लस इकोनॉमी से उनकी नौसेना की बेरा बनी, मतलब नेवी आर्मी बनी, जिसने विश्व पर राज करने को उन्हें प्रेरित किया। के नीलाकांत शास्त्री अपने पुस्तक द चोलाज में कहते हैं कि चोल नौसेना उस समय एशिया की सबसे शक्तिशाली सेना थी। रोमिला थापर ने भी अपने पुस्तक, जिसका जिक्र हमने पहले कई बार किया, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखती हैं कि चोल साम्राज्य ने दुनिया के रास्ते भारत को मेरीटाइम सुपर पावर बना दिया। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन 17वीं शताब्दी में 1700 ईस्वी में पूरी दुनिया के लगभग 24.4% दौलत
भारत के पास थी। लेकिन मात्र 200 साल बाद 1900 ईस्वी में भारत की यह व्यवस्था घटकर, अर्थव्यवस्था घटकर मात्र 4% रह गई। यह वही दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने भारत की संपत्ति, उद्योग और मेहनत को व्यवस्थित तरीके से लूट लिया। भारत के कपड़े, खासकर बंगाल का मलमल और रेशमी वस्त्र दुनिया भर में मशहूर था। लेकिन ब्रिटिशों ने भारतीय बुनकरों पर ऐसा अत्याचार किया, यह कला लगभग नष्ट हो गई। इकोनॉमिक्स और इतिहासकार दोनों हम कहेंगे, रमेश चंद्र दत्त आपने नाम जरूर सुना होगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उनकी पुस्तक है। इसमें लिखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने भारत के कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया ताकि इंग्लैंड की मिलें फल फूल सके, उसकी औद्योगिक क्रांति की चमक बढ़ सके। माइक डेविडसन ने अपनी पुस्तक लेट विक्टोरियन होलोकास्ट फाउंडेशन में लिखा है कि ब्रिटिश की टैक्स और उत्पादन के कृषि नीति की वजह से भारत को भयंकर अकाल से गुजरना पड़ा, जबकि अनाज भंडार, भारत का अनाज भंडार विदेश में भेज दिया जाता था। ये भारत का कोई नहीं लिखा है। खेती की बर्बादी से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और करोड़ों लोग गरीबी में धकेल दिए गए। इस पूरे कहानी का निष्कर्ष यही है कि भारत का इतिहास उस सुनहरे दौर की गाथा है जब यह देश न केवल धन संपदा का खजाना था, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का भी विश्व गुरु था। मौर्य साम्राज्य की एकजुटता, गुप्त काल की बौद्धिक उड़ान, पाल और चोल वंश की समुद्री ताकत, ये सभी भारत की उस अपार शक्ति के प्रतीक हैं जिसने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन ब्रिटिश शासन के काले दौर ने इस सोने की चिड़िया के उड़ान के पंख को नोच दिया और भारत की दौलत को लूटकर गरीबी की गहराई में धकेल दिया। फिर भी यह इतिहास हमें सिखाता है कि भारत की ताकत उसकी उपजाऊ जमीन, मेहनती लोग, बुद्धिमान से भरे प्रशासन में छिपी हुई है। क्योंकि यहाँ के प्रशासन में बुद्धिमानी उस समय से है जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र प्रशासन पर लिखी थी। आज जब भारत फिर से विश्व मंच पर अपनी जगह बना रहा है, यह सुनहरा अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम अपनी जड़ों से सीखें और भविष्य की जरूरतों को पूरा करें और उसे उज्जवल करें। अब आपका हम राय जानना चाहेंगे कमेंट में कि आप भारत को उस रूप में कब देखना चाहते हैं जो विकसित भारत की कल्पना हमने की है। क्या विकसित भारत का एक स्वरूप उस तरह से गढ़ पाएंगे हम जब शिक्षा भी उस स्तर की होगी, जब हमारे पास इकोनॉमी भी होगी, जब हमारे पास समस्याओं को निपटाने के मौलिक साधन होंगे, बुद्धिमत्ता का पलायन नहीं होगा, बौद्धिक धारणाएं भारत में ही रहेगी। उस दौर की कल्पना आप कब की करते हैं, जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।